नमस्कार सभी बच्चों को। तो बच्चों आज हम चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 में जो हमारा पार्ट थर्ड है, पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में आप सभी के लिए क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 5 1 to 5 हाँ जी 1 to 5 आपको कैलकुलेट मतलब सॉल्व करवा दिया गया है। बाकी ये लास्ट पार्ट है 3.1 का। 3.1 को हमने 3 पार्ट में कवर किया है। प्रॉपर तरीके से समझाते हुए छोटे छोटे वीडियो हम बनवा रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा लंबा वीडियो देखना ना पड़े, क्योंकि हमें लगता है कि हम लंबे वीडियो देखना पसंद नहीं करते, मुझे ऐसा फील होता है। इसलिए छोटे छोटे वीडियो बनाए जा रहे हैं, बट सारे क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से आपको बताया जा रहा है। तो हम इस पार्ट में सिर्फ 2 क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन 6 एंड क्वेश्चन 7। हम बहुत अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन 6 तो आपके पीछे लिखा हुआ, आप पढ़ सकते हैं। बाकी क्वेश्चन नंबर 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन 6 पहले समझ लेते। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा, तो मेरे साथ बने रहें और ध्यान से देखें, ठीक है। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है? गिवन द लीनियर इक्वेशन। आपको लीनियर इक्वेशन दे रखा है बच्चों, क्या दे रखा है? लीनियर इक्वेशन, है ना। ये रहा आपका लीनियर इक्वेशन। एक इक्वेशन दे रखा है। आपको पता है कि हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहाँ तो आपको सिंगल इक्वेशन नजर आ रहा है, मतलब एक इक्वेशन तो और होना चाहिए, है ना। कह रहा है गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0 राइट अनदर लीनियर इक्वेशन। साफ साफ लिखा है अनदर लीनियर इक्वेशन। हमें एक लीनियर इक्वेशन और बनाना है जो इसके पेयर में बनाना है, इसका जो साथी होने वाला है। इन 2 वेरिएबल, है ना, 2 वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन बनाना है। such that the geometric representation of the pair so form। और हमें इक्वेशन ऐसा फ्रेम करना है जो कि इस कंडीशन, इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन को वेरीफाई करे, पैरेलल लाइन की कंडीशन को वेरीफाई करे और कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन को वेरीफाई करे। हम बहुत बेहतर तरीके से इन तीनों कंडीशन को जानते हैं, तो मैं रिपीट नहीं कर रहा। आप पार्ट 1 और पार्ट 2 जब देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा इनके बारे में, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली हमारे पास 3 पार्ट है 1 2 3, तो तीनों का मैं जवाब सीधा सीधा दे देता हूँ यहीं पर आपके लिए। अगर मैं फर्स्ट पार्ट के लिए जवाब दूँ, फर्स्ट पार्ट में कहा गया इंटरसेक्टिंग लाइन। कंडीशन मुझे याद है कि इंटरसेक्टिंग लाइन का कंडीशन क्या होता है मेरे लिए? A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। इस चीज को ध्यान में रखकर, इस कंडीशन को ध्यान में रखकर मैं ये इक्वेशन मेरे पास पहले से गिवन है 2x + 3y - 8 = 0। ये पहले से मुझे गिवन है, हाँ जी, ये पहले से दे रखा है। और हमें इस कंडीशन को ध्यान में रखकर, इंटरसेक्टिंग लाइन का कंडीशन है, हमें ध्यान में रखकर एक इक्वेशन फ्रेम करना है। ऐसे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वेशन बन सकते हैं, मुझे एक ही तो बनाना है। मैं खुद से बना लेता हूँ। सपोज करिए मैंने लिखा यहाँ पर 6x, सपोज करिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 6y या सिंपल y लिख दिया +4 = 0, इक्वेशन नंबर 2। मतलब इसी के पेयर में ऐसे हम बहुत सारे बना सकते हैं। मुझे तो साफ साफ एक पेयर तैयार करने को बोला था, तो ये गिवन इक्वेशन है और ये मैंने खुद से तैयार किया। अब अगर ध्यान से आप देखिएगा तो ये कंडीशन को जस्टिफाई करता है। वैसे मैं चेक करने को बोला नहीं गया, आप चेक करिए। ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं, कोई भी नंबर रैंडम आप कोफिशिएंट ले सकते हैं वेरिएबल के साथ, x और y के वेरिएबल के साथ, x y वेरिएबल के साथ कोई भी रैंडम कोफिशिएंट आप ले सकते हैं जो कि इस कंडीशन को जस्टिफाई करता हो। कोई भी नंबर, सपोज करिए 6 नहीं लिखना मुझे, 5 लिखना है, तब भी उसी कंडीशन पे, यहाँ अकेले नहीं लिखना है, यहाँ साथ में 2 लिखना है तो लिख दीजिए, अभी भी उसी कंडीशन को जस्टिफाई करता है ना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले 2 से अपना काम चल जाएगा, ये 8 भी रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये चेंज होता रहता है। तो आपने देखा कि पहले का जवाब तो बहुत सिंपल था। अब पैरेलल लाइन के लिए अगर हम जवाब देखें, पैरेलल लाइन के, तो अपनी कंडीशन पता है। पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन क्या है हमारे पास? A1/A2 = B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ये हमारा कंडीशन है किसका? ये हमारा कंडीशन है पैरेलल लाइन का, ठीक है। अब फिर से हम इक्वेशन जो क्वेश्चन में गिवन है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2x + 3y - 8 = 0। अब इस कंडीशन को जस्टिफाई करिए। जैसे सपोज करिए 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आया? 4x। 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया, सीधा 3 को भी 2 से ही मल्टीप्लाई करो तो 3 दूनी 6y। और यहाँ कोई रैंडम नंबर ले लो, 8 16 मत लेना, माइनस का 16 मत लेना, चाहो तो आप प्लस का 16 ले लो चलेगा, माइनस का 16 मत लेना, नहीं तो कंडीशन मैच नहीं करेगा,
ठीक है। -16 के अलावा आप कोई भी नंबर यहाँ पर रख सकते हो, +16 भी आप रख सकते हो, क्योंकि -16 रखूंगा तो ये वही चीज हो जाएगा ना, 1/2 1/2 1/2, तो फिर तो ये कोइंसिडेंट का कंडीशन बन जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना। ये पहला इक्वेशन तो क्वेश्चन में ही गिवन था, ये तो पहले से ही गिवन है आपको, इसी के पेयर में तैयार करना था, मैंने तैयार कर दिया। अब आप चेक करोगे तो यही कंडीशन को जस्टिफाई करता है। ऐसे बहुत सारे इक्वेशन फ्रेम किए जा सकते हैं, अपने को सिंगल बनाना था, ठीक है। ऐसे ही कोइंसिडेंट की बात करें, ऐसे हम किसकी बात करेंगे, कोइंसिडेंट की बात करें। तो आपको मुझे उम्मीद है कि समझ आ गया होगा, ये बहुत सिंपल ही है ना, समझने के वे में है, तो बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट आप समझ लीजिए। ऐसे बहुत सारे इक्वेशन आप बना सकते हैं। कोइंसिडेंट के लिए बताता हूँ, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं मिटा दे रहा हूँ इसको। चलिए देखिएगा नेक्स्ट सिचुएशन, यहीं पे बता दे रहा हूँ। तो ये हो गया आपके पास तीसरा सिचुएशन, तीसरा केस के लिए कोइंसिडेंट क्या होता है बच्चों, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, यही होता है। हाँ जी, तो पहले बार अपने पास गिवन क्या है, अपने पास गिवन क्या है, 2x + 3y - 8 = 0। ये तो भाई हमारे पास गिवन है ना, ये इक्वेशन तो हमारे पास पहले से ही दे रखा है। अब इस बार क्या करना है, तीनों जो रेशियोज हैं कोफिशिएंट के, वो बराबर है तीनों के तीनों, A1 B1 C1 सब इक्वल है। तो हम खुद से क्या करते हैं, दो या तो तीनों नंबर जो ऊपर में तीनों के कोफिशिएंट है उनको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से कर दो, 4 से कर दो, सबको सेम से करना है, ठीक है। तो यहाँ मैंने मान लीजिए 2 से कर दिया सबको, तो ये या 3 से कर दिया, सब 3 से कर दिया, 3 दूनी 6x, 3 तिया 9y और 8 तिया 24, सबको मैंने सेम 2 से कर दो तो सबको 2 से कर देता मल्टीप्लाई, 3 से किया तो सबको 3 से किया, 4 से करना तो सबको 4 से करूंगा। तो इससे होगा क्या, जो इसका रेशियो कैलकुलेट होगा वो आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। हमें कंडीशन को जस्टिफाई करते हुए ही इक्वेशन फ्रेम करना था। तो हमारे लिए ऐसे बहुत सारे इक्वेशन हो सकते हैं, बट मैंने आपको एक एक एग्जाम्पल दिया, हमें एक एक एग्जाम्पल ही लिखना था। तो ये क्वेश्चन हमारा 6 है, बहुत आसान, बस समझने के लिए है। ऐसा तो है नहीं, हो सकता है कि पेपर में 1 नंबर में आ जाए, हो सकता है पेपर में आपको ऐसे एक इक्वेशन दे दे और पैरेलल के लिए कह दे 4 ऑप्शन में से कौन सा इक्वेशन पैरेलल के लिए जस्टिफाई करता है, टिक मारो। तो इस तरह के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, आप देख लो, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लास्ट देख रहे हैं 3.1 का, और इसी तरीके से इस क्वेश्चन के साथ हम फिनिश करेंगे इस एक्सरसाइज को अपने। तो क्वेश्चन 7 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन कई बार पेपर में 3 मार्क्स में देखा गया है। इस क्वेश्चन को हल्का सा लास्ट में चेंज भी कर सकते हैं। जैसे लास्ट में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सेट द ट्रायंगुलर रीजन। हो सकता है आपसे कभी कभार इसमें एरिया भी पूछ लेता है, सेट द मतलब एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन। यहाँ पे ये भी हो सकता था एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन भी पूछ ले, तो हम उसका भी डिस्कस करेंगे। जबकि क्वेश्चन हमें पूछ नहीं रहा, पर मैं आपको जरूर बताऊंगा कि अगर ऐसा हो तो क्या करते। बट हम क्वेश्चन को शुरू से पहले पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाना है, आपको 2 इक्वेशन दे रखा है, पेयर ऑफ इक्वेशन। ये रहा आपका, ये ध्यान दीजिए, ये रहा एक इक्वेशन, ये रहा एक इक्वेशन। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है आपके पास और कह रहा है ग्राफ तैयार करो। तो हमने ऑलरेडी पार्ट 1 में ग्राफ बनाना आपको सिखा दिया। जब क्वेश्चन नंबर हमने 1 डिस्कस किया तो वहाँ ग्राफ कैसे बनाते हैं बताया था। तो यहाँ हम फटाफट आपके लिए दोबारा से रिपीट करेंगे इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, पेपर में इस पैटर्न के क्वेश्चन आ सकते हैं 3 मार्क्स में। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। तो आप जब सॉल्यूशंस निकालोगे और सॉल्यूशन निकालने के बाद जब आप ग्राफ बनाओगे, तो ग्राफ बनने पर जो इससे एक लाइन जनरेट होगा, इससे एक लाइन जनरेट होगा, वो एक्स एक्सिस की मदद से यहाँ से एक लाइन बनेगा, यहाँ से एक लाइन बनेगा। क्योंकि आपको पता है कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन फ्रेम होता है, स्ट्रेट लाइन फॉर्म करता है। तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है, अब सपोज करिए कि कुछ ऐसा ग्राफ होगा, ये कार्टेशियन प्लेन है आपका, ये कार्टेशियन प्लेन है। सपोज करिए कि ये ग्राफ आपका कुछ ऐसा जा रहा होगा, मान लेते हैं ये ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा होगा, इसका लाइन सपोज करते हैं कि कुछ ऐसा जा रहा होगा, है ना। तो अब आप देख रहे हो साफ साफ यहाँ पर एक पॉइंट ले रहा है, एक पॉइंट यहाँ ले रहा है, एक पॉइंट यहाँ ले रहा है। अब इस तरह से ये ट्रायंगल फ्रेम हो गया, तो इस ट्रायंगल को शेड कर देने को बोल रहा है, बस ऐसे। जिसमें क्या कह रहा है कि इससे एक लाइन बनेगा, मान लेते ये लाइन इससे बन गया, इससे एक लाइन बनेगा, मान लेते ये लाइन इससे बन गया। और कह रहा है एक्स एक्सिस का साथ लेना है, यहाँ पर लिखा है कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइन एंड द एक्स एक्सिस। तो हमें एक्स एक्सिस के साथ, ट्रायंगल तो ऊपर भी छोटा सा फ्रेम हो सकता है ये कोने में, पर हमें साफ साफ बोल रहा है एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस हमारा बेस लाइन होगा। तो देखो ये लाइन
ट्रायंगल फ्रेम हो गया। देख कोऑर्डिनेट आपको दिख रहा होगा, वर्टिसेस आपको दिख रहा होगा, इसी वर्टिसेस की ये बात कर रहा है, ठीक है, इसी वर्टिसेस की बात ये देखो 1 2 3 है ना, और ट्रायंगल को मैंने शेड कर दिया। यहीं पर अगर एरिया पूछा जाता, सपोज करिए कि यहाँ पे सिर्फ शेड नहीं करना होता, एरिया पूछता, तो हम क्या करते, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते, यहाँ से इस पॉइंट से लेकर पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी की दूरी तो हम आसानी से पता लगा लेंगे। ग्राफ पेपर पे हमें पॉइंट ए से पॉइंट बी की दूरी तो बहुत आसानी से पता लगा लेंगे, क्योंकि इसके बीच में जितने बॉक्सेस होंगे हम वो 1-1 सेंटीमीटर के गैप पर होता है, हम वो बॉक्सेस को गिन लेंगे। उस बॉक्सेस को हम क्या गिन लेंगे, सपोज करिए मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्स है तो 8 सेंटीमीटर हो गया। और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम देख लेंगे, उसके लिए हम क्या चेक करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने बॉक्स है, यहाँ से लेकर इस जगह से लेकर इस जगह तक कितने बॉक्स हैं, उस बॉक्स को, तो ये हमारा बेस हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा, और ये हमारा परपेंडिकुलर हाइट हो जाएगा, परपेंडिकुलर हाइट हो जाएगा। तो एरिया निकालना होगा तो हाफ बेस इंटू हाइट लगाकर हम एरिया भी इस शेडेड पोर्शन का निकाल सकते हैं, अगर निकालने को होगा तो। इस क्वेश्चन में बोला तो है नहीं, ठीक है। और अगर इसका एक्यूरेट आंसर आपको चाहिए तो ग्राफ पेपर पे ही बनेगा। मैं तो अभी रफली आपको व्हाइट बोर्ड पे दिखा दूंगा बनाकर, बट आपको प्रॉपर तरीके से इसको ग्राफ पेपर पे करना है, तो आप अच्छे से समझ पाओगे। पेपर में आपको ग्राफ पेपर मिलेगा करने के लिए, घर पे प्रैक्टिस करने के लिए आप ग्राफ पेपर पे इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। चलिए समझिएगा, है ना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन तो हमें अब सॉल्यूशन निकालना है। लीजिए सॉल्यूशन हम आपके लिए निकाल देते हैं, दो सॉल्यूशन निकालेंगे दोनों इक्वेशन का। पहला इक्वेशन है x माइनस वाई, और ये जो +1 इक्वल टू 0 दे रखा है, तो क्या करते हैं इसको बेटा, x माइनस 1 और ये +1 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में, तो +1 क्या हो जाएगा -1। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब इसका क्या करेंगे बच्चों, हम सॉल्यूशन निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, सॉल्यूशन निकाल देंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, इसका हम क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। मात्र 2 सॉल्यूशन निकालेंगे, 2 से अपना काम हो जाएगा, तो उससे ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन बोल भी नहीं रहा हमें कितना निकाला, तो 2 से अपना काम हो रहा है तो हम 2 ही निकालेंगे, क्या दिक्कत है, 2 ही निकालेंगे। कैसे निकालते हैं सॉल्यूशन, ध्यान से देखिएगा, है ना, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सपोज करिए लेट कर लेते हैं, लेट x इक्वल टू, x की वैल्यू कुछ भी मान लो, सपोज करो कि x की वैल्यू मैंने मान ली 4, x की वैल्यू मैंने 2 मान लो, चलो ऐसे करते 2 मान लेते हैं। x की वैल्यू छोटे छोटे नंबर ले लेते हैं, x की वैल्यू 2, तो मैंने x के जगह 2 रखा, मैंने x की वैल्यू सपोज करा तो x की जगह पर 2 रखूंगा, माइनस का y -1, ठीक है। तो अब ये जो 2 है ना, ये जो 2 है, अब ये सिंपल इक्वेशन फ्रेम हो गए तो सबको आता ही होगा, है ना, तभी मैं बहुत टाइम ले रहा हूँ समझाने में आपको। ये जो पॉजिटिव का 2 है, जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो नेगेटिव का 2 बन जाएगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ये चीजें नहीं आती, इसलिए मैं बहुत धीरे लेकर चल रहा हूँ, बट आपको आता है तो आप थोड़ा सा फास्ट मोड में इसको देख सकते हो। तो -y इक्वल टू -1 -2 कितना हो जाएगा, -3, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इक्वल टू 3। तो हमारा क्या आ गया, यहाँ ध्यान देना, -y और ये 2 गया तो -3, तो -1 कटे तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। इसी तरह से मान लो कि x की वैल्यू अब मैं 2 की बजाय 4 रख लेता हूँ। क्या रख लेता हूँ बच्चों, 2 की बजाय क्या रख लेता हूँ, 4 रख लेता हूँ, ठीक है। सपोज करिए क्या रख दिया मैंने, 4। तो यहाँ लिखेंगे लेट x इक्वल टू 4, x की वजह 4 रख दिया मैंने, तो यहाँ पे x की वजह 4 माइनस का y इक्वल टू -1, तो ये होगा माइनस का y -1 और ये 4 हो जाएगा तो माइनस का 4, तो -y इक्वल टू -5, माइनस से माइनस कैंसिल, है ना, y इक्वल टू कितना आ गया, 5। सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे हिसाब से। चलिए अब नेक्स्ट केस में चलेंगे, नेक्स्ट केस में हमारा इक्वेशन क्या है, 3x + 2y - 12 इक्वल टू 0। तो क्या करते हैं हम, 3x + 2y, ये जो -12 है इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो प्लस का 12 हो जाएगा, है ना। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब फिर से क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे और इसके भी 2 ही सॉल्यूशन हम निकालेंगे, 2 ही सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। इसके भी हमने क्या करें, 2। अब बहुत मजेदार बात ये तो है ही, आपको सबको पता होगा, किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के, किसी भी लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। मैं जो सॉल्यूशन निकालूं, जरूरी तो नहीं कि वही सॉल्यूशन आप भी निकालें, आप तो कोई और सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं ना, तो आपकी मर्जी है ना। किसी भी लीनियर इक्वेशन की इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं ना, तो आपकी मर्जी, आप यही सॉल्यूशन निकालो या कोई और भी निकालो। ग्राफ आपका वैसा ही बनेगा, जो रीजन शेड होगा मेरा वो वैसा ही रीजन आपका भी शेड होगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे सपोज करते हैं कि x की वैल्यू हमने 0 मान ली, क्या मान ली, 0 मान ली, तो लेट x इक्वल टू 0, तो 3x से 0 रखा हमने, प्लस का 2y। ध्यान देखिएगा, जिन बच्चों को कैलकुलेशन को लेकर प्रॉब्लम होती है वो बहुत ध्यान देंगे, मैं हर एक स्टेप को ओपनली लिख रहा हूँ। 3 × 0 0 प्लस 2y इक्वल टू 12, तो 2y इक्वल टू 12, तो y इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई से डिवाइड नहीं तो 12 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ जाएगा 6।
तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। ठीक है, ध्यान दीजिएगा y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 लिखा मैंने, यहाँ जगह नहीं हो रही तो यहाँ लिख देता हूँ, अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो y इक्वल टू 6, तो 6 लिख दिया यहाँ पर मैंने। चलिए अब ऐसा करते हैं, x की वैल्यू मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, सपोज करिए 2 ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ 2 ले लेता हूँ, x की वैल्यू 2। तो यहाँ पे लिखे लेट x इक्वल टू 2, तो 3x के बाद 2 रख दीजिए प्लस का 2y बराबर 12, 3 2 जा 6 प्लस में 2y इक्वल टू 12, तो 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 माइनस 6, तो 2y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 6/2, 2 3 जा 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, y की वैल्यू 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। तो मैंने सॉल्यूशन तो आपको निकाल दिया है ना, दो सॉल्यूशन यहाँ भी और यहाँ भी। अब क्या करना है, अब इन सॉल्यूशन से क्या बनाना है बच्चों, ग्राफ बनाना। क्या बनाना है, ग्राफ। इतना प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए, और अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे वैल्यू बदल के भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। प्लीज नोट डाउन करें, मैं आपको ग्राफ यहीं बनाकर दिखाता हूँ, है ना, ताकि आप इसको प्रॉपर तरीके से ग्राफ पेपर पे अच्छे से बना सकें। ठीक, चलिए तो मैं मिटा दे रहा हूँ, है ना, मैं टेबल रख लेता हूँ ताकि अभी मेरे को याद रहे कौन कौन से वैल्यू है हमारे पास, मैंने टेबल रख लेना है। चलिए क्वेश्चन भी मैं हटा ही देता हूँ, है ना, ताकि जगह है हमारे पास सफिशिएंट, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ये टेबल मैं दोबारा यहाँ बना लेता हूँ ताकि मुझे याद रहे ये टेबल क्या था। ठीक है, दोबारा बना लेता हूँ, x y 0 6 2 3। ठीक है, अब ये हो गया, यहाँ साफ कर दिया मैंने। अब यहाँ पे मैं प्रॉपर ग्राफ आपके लिए बना देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख सके। ध्यान देना है ना, ये ग्राफ आपके लिए बना, एक्यूरेट तो ग्राफ पेपर पे ही बनेगा, तो आप अच्छे से देख लो, ऑब्जर्व कर लो, और इसी तरीके से आपको ग्राफ पे बनाना है। मैं सब कुछ अच्छे से लिख दे रहा हूँ, y एक्सिस y डैश एक्सिस, है ना, ये नेगेटिव साइड है, ये पॉजिटिव साइड है, ये हो गया आपका x एक्सिस, और ये हो गया आपका x डैश एक्सिस। ठीक है, और ये हो गया आपका ओरिजिन। अब आपको पता है कि x पे मैं देखने गया तो 0 2 2 4, मतलब 0 से 4 तक का सफर है। मैं आराम से एक एक का गैप ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 और 4। अगर इधर नेगेटिव में तो कोई ऐसे भी नंबर दिख नहीं रहा मुझे, मैं नेगेटिव में भी ले लेता हूँ अपने हिसाब से, बस थोड़ा सा सिमेट्रिकल बनाने के लिए, अदरवाइज कोई जरूरत है नहीं। अब यहाँ पर y में देखो, y में आपको मिनिमम तो 3 दिख रहा, मैक्सिमम 6 दिख रहा। अगेन यहाँ पर भी गैप 1 का ले लो, आप चाहो तो 2 का भी ले सकते हो, मैं 1 का ही गैप ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 और 6। नीचे भी कुछ सिमेट्रिकल बनाने के लिए कुछ ले लिया, -1 और -2, है ना, एज सच नीड नहीं। अब चलिए एक एक करके प्लॉट करते हैं। पहले वाले केस के लिए तो 2,3 प्लॉट करना, कितना करना है 2,3, तो x का 2 और y का 3, x का 2 और y का 3, कहाँ आएगा पॉइंट, यहीं पर लगेगा। हाँ जी, यहीं पर लगेगा। देखिए यहाँ 2 से परपेंडिकुलर और 3 से परपेंडिकुलर यहीं पर मैच करेगा, 2,3 मैंने यहाँ लिख दिया 2,3। उसके बाद 4,5, x का 4, हमेशा पहले x देखोगे फिर y देखोगे, x का 4 और y का 5, x का 4 परपेंडिकुलर यहाँ तक गया, है ना, y का 5, तो ये आपका रफली कहाँ तक आएगा, यहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, अब मिटा दो ये लाइन को, ग्राफ पे ये लाइन खींचने की जरूरत नहीं होती, पहले से ये लाइन बना हुआ होता है। क्या हो गया भाई यहाँ पर 4,5। ठीक है, अब एक लाइन खींच देना है ना, सिंपल एक लाइन ड्रॉ कर देना है। अब मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया यहाँ पर, सपोज करिए मैंने इसको मिला दिया पूरा नीचे और इसको नीचे तक ले आया। ठीक है, ऐसे करके तो ये हो गया मेरा एक लाइन। ठीक है, एक लाइन बन गया। ठीक, अब ये मुझे नहीं पता ये लाइन कहाँ से गुजरी, यहाँ से गुजर गई है, प्रॉपर ग्राफ पे पता चल जाता है किस जगह से गुजरता। यहाँ पे रैंडम यहाँ से निकाल दिया, हो सकता है कि -1 से निकल, क्या पता, है ना, रैंडम निकाल दिया आपके लिए। अब उसी तरह से दूसरे में 0,6, x का 0 y का 6, तो y का 6 कहाँ जा रहा है भैया, यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 0,6, है ना। 0,6 क्यों, किस एक्सिस पे आएगा, y एक्सिस पे ना, कि y एक्सिस पे x 0 होता है, 0,6 यहाँ पर आएगा। और 2,3 मजेदार बात है, ये पहले से ड्रॉ है, 2,3 कॉमन पॉइंट है ना, यहाँ भी नजर आ रहा है, यहाँ भी नजर आ रहा है, तो 2,3। अब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दो ऐसे करके, है ना, ऐसे करके। अब ये हमने खींच दिया, है ना, फिर से। अब क्या करेंगे, अब फिर अगेन मुझे नहीं पता ये कहाँ से गुजरा, हो सकता है कहीं 4 से गुजरा हो, सकता है 3 से गुजरा हो, तो रैंडम ही गया। अब ये ग्राफ पर ही आपको एक्यूरेट पता है, ये पॉइंट तो हमारा कॉमन था, हमें पता है कि ये पॉइंट है क्या, 2,3 है, ये पॉइंट तो 2,3 है, पर ये पॉइंट
और ये पॉइंट मेरा रैंडम गया, मैं यहाँ बता नहीं पाऊंगा एक्चुअल में ये यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या है और यहाँ का, क्योंकि ये ग्राफ पेपर नहीं है, यहाँ पर मेजरमेंट प्रॉपर नहीं है, इसलिए मैं ये कोऑर्डिनेट नहीं बता पाऊंगा। पर आप ग्राफ पर बनाओगे तो आपको ये कोऑर्डिनेट भी पता रहेगा और ये कोऑर्डिनेट भी पता रहेगा, ग्राफ पर प्रॉपर पता चल जाता है ये चीजें, ठीक है। तो आप बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा। तो अभी हमें क्या करना है, हमने ट्रायंगल तो मिल गया, ट्रायंगल दिख रहा है आपको, तो साफ साफ बोला गया था एक्स एक्सिस की मदद, तो एक्स एक्सिस तो ये रहा, तो इसका मतलब ये जो फ्रेम हुआ ए बी और सी, तो भैया ये आपका ट्रायंगल है, ये जो है ना ये आपका ट्रायंगल है। ट्रायंगल के अगर वर्टेक्स मुझसे पूछा जाता, वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट बताओ, वर्टेक्स लिखा है ना, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स, बोला ही गया है डिटरमाइन करो वर्टेक्स, ट्रायंगल बना लो, ट्रायंगल बना लो, मतलब ये लाइन खींचो ट्रायंगल अपने आप बन जाएगा, फिर आप उसको शेड कर दो ट्रायंगल को, मैंने शेडेड भी कर दिया, फिर साफ साफ बोला गया वर्टेक्स बताओ, मतलब किनारे, तो एक किनारा तो मैंने आपको बता दिया 2,3, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये आप ही को पता लगाना पड़ेगा, वो भी ग्राफ पेपर पे जब आप बनाओगे तभी आपको एक्यूरेट पता चलेगा। तो आप कमेंट करके जरूर बताना बी और सी कोऑर्डिनेट आपका क्या क्या आया है ना, जब ग्राफ पर आप बनाओ तो बी और सी कोऑर्डिनेट आपका क्या क्या है, ठीक है। अगर इसमें मैंने जैसे भी बताया कि अगर आपको ट्रायंगल यहाँ तो शेडेड करने को ही बोला गया था और कोऑर्डिनेट लिखने को ही बोला गया था, कोऑर्डिनेट तो नहीं भी बोलता तो आपको लिख ही देते आप यहाँ पर, है ना, जैसे बोला हुआ यहाँ पर, और साथ में शेडेड करना था, पर एरिया पूछ लेते, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो आपको मैंने बता ही दिया, यहाँ से परपेंडिकुलर नीचे ड्रॉप करते, परपेंडिकुलर ड्रॉप करते और यहाँ से पता चल जाता, तो आपको पता चलेगा, देखो 1 2 3, तो हाइट कितना आ गया 3 यूनिट, कितना आ गया 3 यूनिट्स, और बेस देखने जाओगे तो अगर हमें एक्चुअल में ये कोऑर्डिनेट पता होता और ये कोऑर्डिनेट, तो बीच का लाइन नीचे का बेस भी गिन देता, तो आपको एरिया लगाना होता हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट तो मैंने आपको सही से बताया 3 यूनिट, बेस आपको ये जब दोनों बी और सी कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा तो आप काउंट कर सकते हो कितने यहाँ पर बीच का ये जो गैपिंग है कितने बॉक्सेस हैं, तो उससे आपको क्या पता चल जाएगा, बेस पता चल जाएगा, तो एरिया निकल के आ जाएगा। एरिया किस में आता है बच्चों, स्क्वायर यूनिट में, क्योंकि आप यूनिट का यूज करो मीटर सेंटीमीटर का नहीं, तो एरिया निकाल दे तो स्क्वायर यूनिट आता है। ये भी सवाल आपके एनसीईआरटी में तो आपको नहीं दिखेगा, पर आप जब आरडी करोगे या अग्रवाल करोगे, अलग अलग किताबें करोगे सैंपल पेपर, तो उसमें आपको इस तरह के एरिया निकालने के भी सवाल होंगे, तो यही फॉर्मूले से आप कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत अच्छा सवाल है ये, बट हाँ आपको ग्राफ पेपर पे इसको अच्छे से करना है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा और आप अच्छे से करेंगे। हमने 2 ही क्वेश्चन इसमें कवर किया, हमारा चैप्टर फिनिश हो चुका है, ये एक्सरसाइज 3.1, तो 3 पार्ट में कवर हुआ, आप जरूर तीनों पार्ट को देखिएगा 1 2 3 बैक टू बैक में, तो आपका पूरा कंप्लीट एक्सरसाइज होगा। अच्छे से नोटबुक में इसको कर लीजिएगा, कोई भी दिक्कत आते कमेंट करिएगा, मैं जरूर उसका आपको जवाब जरूर दूंगा, ठीक है। बाकी हम 3.2 और 3.3 का वीडियो जल्द से जल्द ही अपलोड करेंगे आप सभी के लिए, तो आप सब अच्छे से पढ़ते रहें, और क्या, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।